गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा था। मोशन पे कर रहे थे हम कुछ, ठीक है। और मोशन के कुछ पार्ट कर चुके हैं हम, जिसमें से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी, और प्रोजेक्टाइल मोशन, और आज हम करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, आज इसका फर्स्ट लॉ करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट लॉ आज करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है। और बच्चों, मैं आज से सोच रहा हूँ कि फास्ट पढ़ाया करूँगा, क्योंकि आप लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है जी, बिल्कुल स्लो करने में, तो थोड़ा फास्ट रखा करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लगे। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। चलो आज करते हैं, हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, NLM, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट करवा देता हूँ मैं। कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में बताना है। इंट्रोडक्टिव पार्ट कर लेते हैं आज हम, ठीक है। फिर हम फर्स्ट लॉ करेंगे। इंट्रोडक्टिव पार्ट में इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे फोर्सेस के बारे में। इसमें तरह की फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे हम। जो फोर्सेस किस तरह की होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ जाएगा, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ जाएगा बच्चे नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और टेंशन। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आएंगे। और इनका पहले हम ये कौन सी फोर्सेस होती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर नॉन कॉन्टैक्ट में कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गई, मैग्नेटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये फोर्सेस होती है, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। 11th क्लास पे बेस्ड कर रहे हैं हम अभी। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्सेस को ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से सिर्फ 11th में ग्रेविटेशनल आता है, ठीक है। 12th का जब मैं शुरू करवाऊँगा तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम इन चार के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, ग्रेविटेशनल, ठीक है। क्योंकि इनका यूज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 11th में होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है।
कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आता है। जैसे जहाँ पे भी टच हो रहा हो ना, बॉडी को टच कर रहे हैं, ग्राउंड से टच कर रहा है या दो आपस में बॉडी टच कर रही है, तो वहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चों। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उधर। जैसे ये m kg का कोई मास है, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, जहाँ पर बॉडी टच कर रही है, ग्राउंड से टच कर रही है या बॉडी को दूसरी बॉडी से टच कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। जैसे ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। ठीक है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, m लगाएगा। ठीक है, कैपिटल M पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है बच्चों, स्मॉल m कैपिटल M पे लगाएगा, कैपिटल M स्मॉल m पे लगाएगा, और यहाँ पे अर्थ पे कैपिटल M पे अर्थ भी तो लगाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन। इन नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। और ये तभी करते हैं बच्चे जब सिस्टम क्या हो, इसमें ज़्यादातर सिस्टम क्या दिया होगा, इक्विलिब्रियम में दिया होगा, इक्विलिब्रियम में दिया होगा। ठीक है, सिस्टम क्या दिया होगा, इक्विलिब्रियम में दिया होगा। ठीक है, ये था नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। पता लग गया ना, कॉन्टैक्ट फोर्स है, जहाँ पे बॉडी टच कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है या दो बॉडी आपस में टच कर रही है, वहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, अब है नॉर्मल रिएक्शन के बाद क्या था, फ्रिक्शन। ये घर्षण होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों घर्षण बल। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, देखो जब भी कोई बॉडी, जैसे साइकिल है, ये साइकिल है, साइकिल का टायर है, तो मान लो ये साइकिल जो है ये उस डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट में लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तभी ये ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तभी गाड़ी हुई या फिर कोई भी चलती हुई रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से मतलब हम चल पाते हैं, क्योंकि कुछ फ्रिक्शन पकड़ बनाता है। फ्रिक्शन का मतलब हो गया देसी भाषा में पकड़ बनाता है, इसी की वजह से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन लेस होगा, कोई भी ग्राउंड अगर फ्रिक्शन लेस होगा, यानी कि मान लो ये बर्फ़ है, बर्फ़ क्या होती है, आइस जो होती है, ये क्या होती है, फ्रिक्शन लेस होती है ना। फ्रिक्शन लेस पे ये चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, यानी फ्रिक्शन इधर जीरो है। और फ्रिक्शन हमेशा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये याद रख लीजिएगा, म्यू इंटू एन, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। म्यू क्या होता है, म्यू को बोला जाता है फ्रिक्शनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, इसकी एग्जामिनर है ना, एग्जाम में क्वेश्चन में है ना, ये मैं न्यूटन सेकंड लॉ आप पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। इसकी वैल्यू है ना, एग्जामिनर मेंशन कर देता है। ठीक है, इसकी मेंशन दी होती है। फिर हमें क्या करना होता है, नॉर्मल रिएक्शन का हमें पता होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन का पता चल जाता है तो फ्रिक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं, इसको म्यू से मल्टीप्लाई करके या फ्रिक्शन निकाल देते हैं। एग्जामिनर पूछ लेता है हमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा इसका। ठीक है, इस तरह से करते हैं। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है। पहले बच्चों मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ कुछ टर्म्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, म्यू क्या होता है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट होता है। एन नॉर्मल रिएक्शन मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कॉन्टैक्ट फोर्स है। जहाँ दो बॉडीज या फिर बॉडी ग्राउंड से टच कर रही होगी वहाँ फ्रिक्शनल और वहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना?
और ये बच्चों पॉज करके वीडियो आप उतार लिया करो, नोट्स बना लिया करो अपना, ठीक है। फ्रिक्शन हो गया हमारा, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और टेंशन। अब करते हैं टेंशन। ये वो टेंशन नहीं है जो हम टेंशन लेते हैं, ठीक है बच्चे। हिंदी में भी इसको मेरे ख्याल से टेंशन ही बोलते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, मतलब समझने से होता है बच्चे, इंग्लिश हिंदी में मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स की तरह ही है। तो टेंशन कैसे, जहाँ पे भी स्ट्रिंग लगा होगा ना, जहाँ पे भी स्ट्रिंग लगा होगा वहाँ टेंशन अप्लाई होगा। जैसे ये कोई mkg है, यहाँ पे ये लटका हुआ है, ठीक है, और हमें क्या करना है, टेंशन कहाँ लगेगा, इसका कहाँ लगेगा, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी रस्सी, समझते हो ना, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना m, तो ये टेंशन अप्लाई होगा। और टेंशन की डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन क्या होगा कि जिस बॉडी, जो बॉडी है ना उसके ऊपर बैठना आप लोगों को, उसके ऊपर बैठ के छाता खोल दो, छाता खोल दो, समझ लो डायरेक्शन वही है, अवे फ्रॉम द बॉडी होती है। टेंशन की जो डायरेक्शन होती है, टेंशन की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम बॉडी, हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी होगी बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम बॉडी होगी, कब, जब स्ट्रिंग लेस हो, स्ट्रिंग जो है मासलेस हो, ज़्यादातर स्ट्रिंग मासलेस दी जाती है, स्ट्रिंग मासलेस हो, ठीक है, मासलेस यानी कि सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो यानी कि इक्वल बैलेंस बना हुआ हो, ठीक है। और टेंशन क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस होती है, तभी टेंशन, और टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। मेन पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों मैं, वैसे डिटेल तो बहुत है इसकी, इसी टेंशन को पढ़ने में आज का दिन जा सकता है, टेंशन को पढ़ने में आज का ही दिन जा सकता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ जस्ट नॉलेज दे के फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वरना तो टेंशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे आते हैं, ठीक है। टेंशन के बारे में पता चल गया ना, टेंशन क्या है, स्ट्रिंग के अवे फ्रॉम द बॉडी होती है, बॉडी से दूर की तरफ डायरेक्शन जाती है इसकी, ठीक है। कई बार एग्जामिनर टेंशन की डायरेक्शन पूछ लेगा खाली, ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हमारा कोई सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम तो होने वाला नहीं है कि जो डायरेक्ट डिराइव करके दिखाओ इसका टेंशन कितना होगा, ज़रूरी नहीं है टेंशन का डेरिवेशन ही आए या टेंशन की वैल्यू निकालना आए, ये भी हमसे एक नंबर में यही पूछ सकता है भाई इसमें टेंशन कितना होगा या फिर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तभी मतलब अप्लाई होता है टेंशन, ये था टेंशन। चलो मैं एक बार थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, टेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो ए कोई 2 kg का है, इस पे लगा हुआ है 5 kg। अब एग्जामिनर पूछ ले फाइंड टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, और ये बात ध्यान रखना बच्चे, टेंशन है ना हर स्ट्रिंग की अलग अलग होगी, यानी कि स्ट्रिंग सेम, यानी कि स्ट्रिंग अगर सेम है, स्ट्रिंग सेम है, इसको रस्सी बोल देंगे हिंदी में आप देख लेना, स्ट्रिंग सेम है, रस्सी सेम है, तो उसकी टेंशन भी, सभी टेंशन भी सेम होगी, सभी जगह पे जो लगती है ना टेंशन, और टेंशन भी सेम होगी, ठीक है। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगी, ठीक है। और स्ट्रिंग चेंज होगी ना तो टेंशन भी सेम चेंज हो जाएगी, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, ठीक है बच्चों। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है, स्ट्रिंग चेंज है तो टेंशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो
कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, टेंशन को मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। इसको फाइंड आउट करने से पहले एक नॉलेज और लेनी पड़ेगी हमें, इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा हमें। किसी भी बॉडी को, किसी भी न्यूमेरिकल को, इस तरह के न्यूमेरिकल जो होते हैं उनको सोल्व करने से पहले एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। एफबीडी बनाना पड़ेगा, जैसे इसका अलग से एफबीडी बनेगा और इसका अलग से एफबीडी बनेगा, उसी के हिसाब से हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे करते हैं, ये बाद में फाइंड आउट करना सिखा दूंगा, पहले इतना याद रखो क्योंकि इस पे और भी फोर्सेस अप्लाई होंगे ना, जिनके बारे में अभी बताना ज़रूरी है मुझे। देखो क्या क्या मेन पॉइंट बताए मैंने टेंशन के बारे में। टेंशन की डायरेक्शन जो है नोट कर लीजिएगा बच्चों, अवे फ्रॉम बॉडी होगी, ठीक है। यानी कि बॉडी के ऊपर बैठ के हमें क्या करना है, छाता खोलना है देसी से शब्दों में, ठीक है। दूसरी क्या है, टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम बॉडी होगी, और स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग सेम है, सेम हो तो टेंशन भी सेम होगी, सब जगह पे टेंशन भी सेम होगी। अगर स्ट्रिंग चेंज होगी, स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन भी चेंज होगी, तो टेंशन भी चेंज होगी। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट है टेंशन के बारे में, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, स्ट्रिंग सेम। स्ट्रिंग हमेशा मासलेस होगी, स्ट्रिंग हमेशा मासलेस लेके चलते हैं हम, मासलेस होगी, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तभी सिस्टम चलो ये छोड़ो, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ये तो छोड़ो, ठीक है। स्ट्रिंग मासलेस होगी। ओके बच्चों, ये 3 पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंशन के बारे में। फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं आगे आगे करवा दूंगा, पहले टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं हम बाकी, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप है ना नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल को बोलेंगे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। जिनका पता है बच्चों उनका तो मैं बता देता हूँ हिंदी वर्जन, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसके बारे में क्या बताना है, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा हुआ हमने, उसी की तरह ही है। मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ा है, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा था, mg, ठीक है ना, mg। यानी कि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और x ये कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन हो बॉडी में, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, और ग्रेविटेशनल हो तो फोर्स एक्सेलरेशन की जगह a की जगह g लिया था ना हमने, याद हो तो आपको v² - u² इक्वल्स टू 2as की जगह 2gs लिया था, v इक्वल्स टू u प्लस at की जगह gt लिया था, जहाँ जहाँ a था वहाँ g लिया था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at, a की जगह gt² लिया था। पता है ना, याद है ना आप लोगों को, पिछले ही चैप्टर में, पिछले उसमें करवाया था मैंने चैप्टर में, ठीक है ना।
काइनेमेटिक्स, ये काइनेमेटिक्स में आ जाता है बच्चों, ठीक है। ये सारा टॉपिक काइनेमेटिक्स तो पूरा कर चुके हैं हम, ठीक है बच्चों। इसी तरह से फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो एक ही जगह जी लिखेंगे तो F इक्वल्स टू mg हो जाएगा। यही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो फोर्स क्या हो जाता है इसमें, मास इनटू ग्रेविटी, ये होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये ग्रेविटी में लगता है, ये इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहती है, डाउनवर्ड रहती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि अर्थ की तरफ की डायरेक्शन होगी ना, अर्थ के नीचे ही है अपने, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में और क्या बताऊं, जैसे ये m है तो इसकी डायरेक्शन ये mg फोर्स है, ठीक है बच्चों। जितने फोर्स यानी कि जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन लगती है, कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। अगर ये मास है ना, FBD इसका बनाएंगे हम, मैंने बताया था ना न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले हम FBD बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये मास था तो यहाँ पे n लग रहा है इस डायरेक्शन में, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट इन दोनों का, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कॉन्टैक्ट है तो, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये mg लग जाएगा। तभी तो ये दोनों बैलेंस्ड है बच्चे, तभी तो और नीचे नहीं जा सकता ना अर्थ में, तभी और नीचे नहीं जा सकता। मान लो कोई बॉल होती, हाइट पे जाती है, फेंकते हैं आप, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, कुछ देर के बाद स्पीड 0 होने के बाद नीचे आने शुरू हो जाती है। क्यों आती है, क्योंकि ड्यू टू mg ही तो आती है, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ खींच रहा है, यानी कि mg लगता है, मास इनटू ग्रेविटी लगता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है, वही फोर्स इधर लगेगा, तभी तो ये बैलेंस्ड है, नहीं तो धरती के अंदर चला जाता अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा होता। नॉर्मल रिएक्शन को इसको बैलेंस किया हुआ है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, n इक्वल्स टू mg, ठीक है। इनको कंपेयर भी करेंगे हम, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स क्या था, म्यू इंटू एन था, म्यू ऐसे कैसे, n की जगह पे हम mg भी रख सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना बच्चों, जरूरी नहीं है कि n जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के इक्वल आई हर बार, जरूरी नहीं है। सिर्फ ये बात याद रखनी है, नॉर्मल रिएक्शन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आता है, जरूरी नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ mg हो, ठीक है। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको, रुको अभी क्लियर कर देता हूँ। ये मत रट्टा मार लेना कि n इक्वल्स टू mg होता है। देखो ये मास है, ये कैपिटल M है मान लो, ये स्मॉल m है, तो ये लगाएगा mg, ये लगाएगा स्मॉल mg, यानी कि इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, ये बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है ना। और ये कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये इसके साथ कांटेक्ट में, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब ये बताओ n इक्वल्स टू mg रह गया, नहीं ना, क्योंकि m प्लस m इंटू g हो गया ना, तो इसीलिए ये मत रट्टा मारना कि n mg के इक्वल होता है, ठीक है। चलो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है बच्चों। ये हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ करते हैं। फर्स्ट लॉ करेंगे, फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों, नेट फोर्स जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा
नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 होगा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों। तो फोर्स ये 0 है तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन भी 0 है, क्योंकि मास तो 0 होता ही नहीं है ना। मास तो कुछ ना कुछ होगा ही, 1 2 3 किलो कुछ भी होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। एज ए नेट है, ठीक है, ए नेट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों होगा ए नेट इक्वल टू 0? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्या बताया था मैंने? ए जो है dv बाई dt होता है, और dv बाई dt ये 0 कब होगा? जब एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल ये सेम होंगे, तभी तो 0 होगा। टाइम 0 थोड़ी होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ ना कुछ तो होगा। तो यानी कि v फाइनल माइनस इनिशियल 0 होगा, तभी एक्सेलरेशन 0 होगा, और ये कब होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब। ओके, क्लियर? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ठीक है, जब तक बाहर की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगी तो बॉडी की, जब तक किसी भी बॉडी पर, ये नोट कर लीजिएगा, किसी भी बॉडी पर, बॉडी यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी कि पर बाह्य फोर्स लगाए बिना बॉडी में चेंज ना हो, बॉडी में चेंज ना हो, यानी देसी शब्दों में कहें तो स्टेट चेंज ना हो, बॉडी की क्या ना हो? स्टेट चेंज ना हो, स्टेट चेंज ना हो। मैं अभी बताऊंगा कैसे। यानी अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, स्टेट चेंज नहीं होगी ना, मोशन में ही रहेगी। और अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहेगी, रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहेगी, तो रेस्ट में ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी की क्या नहीं चेंज होगी? स्टेट चेंज नहीं होगी। ये मेन है फर्स्ट लॉ, स्टेट चेंज नहीं होगी, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जब तक किसी भी बॉडी, जैसे कोई बॉडी चल रही है, उसको हम रोकेंगे नहीं ना, यानी कि फोर्स लगाई, रोकेंगे नहीं तो बॉडी रुकेगी नहीं। गाड़ी चलाते हैं हम, कांस्टेंट स्पीड में जा रही है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, क्योंकि बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में होगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड किया जाए। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट लॉ था हमारा, इसमें कोई मोशन नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि ओ नहीं दिखाया जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। kg 5 kg,
2 kg 5 kg। फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ बोथ स्ट्रिंग। चलो ट्राई करो एक बार। FBD बनाना पड़ेगा, इसका FBD अलग बनाओ, इसका FBD अलग बनाओ, ठीक है। FBD बना के ट्राई करो एक बार, ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। हो गया, चलो करते हैं। इसका FBD बनाते हैं हम। ये मान लो 2 kg का है, इसका FBD बनेगा, ये होगा टेंशन T, ठीक है, इसका ये T टेंशन, और इस पे 2G यानी कि mg, ठीक है, 2G। अब इसका देखो 5 kg वाले का, इसका T1 टेंशन, और इधर से एक T1 भी तो लग रहा है, इधर भी तो टेंशन, इधर भी तो स्ट्रिंग है ना, बशर्ते ये अलग है। इधर T1 क्यों होगा? क्योंकि दोनों का स्ट्रिंग एक है, सेम टेंशन होगी दोनों पे, 2 kg की इस तरफ की, 5 kg की इस तरफ की, ओके। और 5 kg में कौन सी टेंशन है? एक ही टेंशन है, स्ट्रिंग एक ही है, T1, और नीचे mg तो लगेगा ही लगेगा 5 वाले में, यानी कि 5G। अब इनको बैलेंस करो क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एक तरफ ज़्यादा झुकाव थोड़ी है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं हम। देखो ये और ये एक ही डायरेक्शन में नीचे की, तो ये एक ही डायरेक्शन वाली को हमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि T1 प्लस 2G इक्वल्स टू T1 प्लस 2G इक्वल्स टू T, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, T1 प्लस 5G इक्वल्स टू, सॉरी T1 प्लस नहीं होगा, इसमें T1 इक्वल्स टू 5G हो जाएगा बच्चों, 5G हो गया ना T1। देखो ये T1 इसको बैलेंस कर रही है, T1 इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हो जाएंगे, T1 इक्वल्स टू 5G। तो अब ये T1 की वैल्यू 5G आ गई, तो इसमें पुट कर दो, तो 5G इक्वल्स टू 5G प्लस 2G इक्वल्स टू T। G क्या लेना है? G लेना है 10, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो G की जगह पे 10 रख दो। अब आप 7G हो गया ना इक्वल्स टू T, तो 7 इंटू 10 इक्वल्स टू 70 न्यूटन। ये क्या है? T की वैल्यू, टेंशन T की वैल्यू, एक स्ट्रिंग की आई अभी वैल्यू, इसने बहुत स्ट्रिंग बोला है दोनों की, ये T1 वाले की तो रह ही गई है, इसकी तो ये भी तो निकालनी है हमें। अब इसकी इस T की वैल्यू, T1 की वैल्यू और निकाल दो। T की वैल्यू पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है, T की वैल्यू T1 की क्या थी, T1 इक्वल्स टू 5G था ना, तो 5 इंटू 10 यानी कि 50 न्यूटन, ये T1 की वैल्यू। क्लियर है बच्चों? इस तरह से क्वेश्चन आएगा टेंशन निकालने के लिए, टेंशन कैलकुलेट करनी है। कैसे, एक बार और दोबारा बता देता हूँ। ये देखो 2G है, FBD बना लेंगे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे पहले 2 kg का, ठीक है। 2 kg पे पहले फोर्स लग रही है, टेंशन T ऊपर लग गई, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी बताया था मैंने, ये बॉडी हमारी, तो इससे दूर लग रही है ना, इस बॉडी पे बैठ गए, इस पे बैठ गए हम, और इस पे बैठ के छाता खोल दिया ऐसे, इस डायरेक्शन में इस पे बैठ के छाता खोल दिया, इस डायरेक्शन में छाता तो ऊपर की तरफ खुलता है ना, यानी कि वो डायरेक्शन होगी टेंशन की, ठीक है ना, टेंशन की वो डायरेक्शन होगी ना। अवे फ्रॉम द बॉडी भी बताया था मैंने, कुछ पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। अवे फ्रॉम द बॉडी ये टेंशन हो गया, ठीक है। नीचे mg ग्रेविटेशनल नीचे लगती है, ये mg यानी कि m क्या है 2 kg का, तो 2G, ओके। और एक T1 टेंशन लग रहा है, नीचे भी तो स्ट्रिंग है ना, जहाँ जहाँ स्ट्रिंग, मैंने क्या बोला था, जहाँ स्ट्रिंग वहाँ टेंशन, जहाँ स्ट्रिंग वहाँ टेंशन, जहाँ स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, स्ट्रिंग डिफरेंट
टेंशन डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ये था और दूसरा ये स्ट्रिंग चेंज हो गया ना, ये दूसरा स्ट्रिंग है, वही स्ट्रिंग थोड़ी है। तो ये स्ट्रिंग है तो नीचे T1 हो जाएगा, इसको T1 मान लिया हमने। ठीक है, इसका 5 kg का बनाएंगे FBD। इधर 5 kg भी तो भी कनेक्ट है ना T से, इससे टेंशन से, तो टेंशन T1 इसका हो जाएगा। T1 माना था ना, T1 हो जाएगा। T1 ही ऊपर, और ऊपर बैठ के छता खोल दिया ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक, इधर बैठे थे अवे फ्रॉम द बॉडी, तो इस तरफ, उस तरफ नहीं कर सकते ना, नीचे वाले को तो नीचे ही का रहना पड़ेगा। 2 kg पे नीचे ही करा T1। ठीक है, यहाँ पे 5G हो जाएगा। तो T1 इक्वल्स टू, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो इक्वेट करना पड़ेगा या अपोजिट डायरेक्शन वालों को, तभी तो बैलेंस होगा ना। इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, किसी एक की तरफ झुकाव नहीं है। कहने का मतलब ये तराजू होता है, जैसे आधा किलो लेते हैं सामान, तो आधा किलो क्या, जब आधा किलो का बट्टा, देसी भाषा में कह देते हैं बट्टा और सामान आधा किलो बराबर होंगे तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसी तरह से इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, T1 इक्वल्स टू 5G कर देंगे। तो T1 इक्वल्स टू 5G, G 10 लेना है, 5 × 10 50 न्यूटन हो जाएगा। फिर एक इक्वेशन बन जाएगी T इक्वल्स टू T1 + 2G, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये T बैलेंस कर रहा है, इन दोनों को बैलेंस करना है ना। तो T इक्वल्स टू T1 + 2G, तो T1 + 2G 2G 20, और ये कितना था 5G के हिसाब से टेंशन T1 निकाला था 50 न्यूटन और 20 70 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट एक बार और ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये मत समझना कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिर्फ उसी से ही काम चल जाएगा। मेरे पास से काम करने के लिए, एक लेक्चर अटेंड करने के लिए कम से कम 10 क्वेश्चन हर टॉपिक से आप खुद से भी ट्राई किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस ही आपको बनाएगा परफेक्ट। और HSSC में ये मत सोच के चलिए, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो यार कोई ना, साइंस के 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आते हैं, साइंस तो किसी को भी नहीं आती, छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, तुक्के लग जाएंगे, 7 हैं या 8 हैं क्वेश्चन, इसमें से 2 या 3 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, बाकी हरियाणा जीके है। देखो बच्चों, सिलेक्शन उसी का होता है जो कुछ डिफरेंट करता है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, और एक्स्ट्रा इस पे ज़्यादा कम मेहनत कर रहे हैं, बहुत काफ़ी 90% बच्चे इस पे मेहनत कर ही नहीं रहे हैं HSSC के लिए। ठीक है, अगर आप 10% बनना चाहते हैं ना, तो आप मेहनत करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली वो बता दूं, जो 10% मेहनत कर रहे हैं ना, वही सिलेक्शन ले पाएंगे हरियाणा पुलिस में, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। वही सिलेक्शन ले जाएंगे जो इनमें कर जाएगा, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, इनके तो रट्टे सभी मार रहे हैं, इनको तो सबको ही आती है। कुछ ऐसा करो, मैथ्स और साइंस में ही करो मेहनत, और कंप्यूटर में कुछ अलग हटके पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट है, मानो ये कोई 5 kg का है। ठीक है, अब फाइंड टेंशन ट्राई करना, पहले फाइंड टेंशन ऑफ बोथ स्ट्रिंग, टेंशन फाइंड आउट करनी। चलो करो जल्दी, चलो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं ही करा देता हूँ। पहले क्या करेंगे हम, सॉरी, क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो। ये कितने का है, 37 डिग्री का। ठीक है, 37 डिग्री का। तो अभी करते हैं, यानी कि ये भी 37 का होगा, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये 37 डिग्री का होगा। देखो अब टेंशन यहाँ पे मान के चलो, टेंशन T1 यहाँ पे होगा टेंशन T। देखो टेंशन T के साथ एंगल बना हुआ है, तो ये क्या होगा, ये एंगल बना हुआ है ना टेंशन, इसके दोनों वो निकाल लेंगे हम, क्या कहते, कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। देखो इसका कंपोनेंट्स एंगल बन रहा है, एक इधर को बनेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में लाना ना हमें, एक ऊपर बनेगा। ठीक है ना,
समझ रहे हो ना। मैं FBD बना के दिखा देता हूँ। ये 5 kg का है, ठीक है। देखो ये ऐसे है 37, तो ये 37 हो गया, तो ये 37 हो गया। तो इससे क्या होगा, कंपोनेंट्स बन जाएंगे ना। इसका ए कंपोनेंट ये mg है, यानी कि 5g, ये 5g है। तो इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए होगा, और थीटा के साथ कौन सा होता है, टी कोस थीटा हो जाएगा ना, टी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, टी कोस थीटा। और ये क्या होगा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। इधर पे कौन सा टेंशन लग रहा है, T1, इधर पे कौन सा लग रहा है, T1 लग रहा है ना, इधर पे T1 लग रहा है, ये T1 है, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, ठीक है। अब देखो बन गया हमारा, बन गया ना। इसके कंपोनेंट्स बना लिए हमने, टी कोस थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल के साथ वाला क्या होता है, कोस थीटा। और ये देखो ये थीटा है, तो ये टी कोस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या है, टी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और टी 90 माइनस थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा है, तो टी कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाता है ना, ये टी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है तो बता दो बच्चों, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो बता दो, नहीं है ना, चलो क्लियर। तो अब इसको इक्विलिब्रियम में करके देख लो, टी कोस थीटा, इसको बैलेंस कौन सा कर रहा है, 5g, तो टी कोस थीटा कोस 37, कोस 37 क्या होता है, 37 में हमेशा ये 37 होगा, तो इसके सामने वाला कौन सा होता है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अब कोस 37 देख लो, कोस क्या होता है, b/h, 4/5, इसको 4/5 लिख लो, 4/5 इक्वल्स टू 5 × 10, तो t हो जाएगा 5 × 10/4 × 5, ये हो जाएगा t कोस थीटा 4/5, ठीक है, 4/5 हो जाए, नहीं 37 में साइन 37, 3, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा मेरे ख्याल से, 4 है, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है 3 है, ये 3 है, वही लिख दिया गया दोबारा। चलो इसको कैलकुलेट कर लेना, इससे t आ जाएगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t साइन थीटा, इसको क्या करेगा, T1 इक्वल्स टू T1, इससे आ जाएगा t साइन 37, 3/4 होता है, 3/4 इक्वल्स टू T1 क्या होगा, T1 का वैल्यू ये है, ठीक है। इसमें 5 × 10 × 5/4 था, ये उधर चल जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है, ये 4/3 हो जाएगा। तो अब इससे 4 से 4 कैंसिल आउट, ये इसका डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 25, 250/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे टेंशन फाइंड आउट कर दिए। मेन क्या है, कैलकुलेशन मत देखो, कैलकुलेशन को छोड़ो, सिर्फ तरीका देखो, कंसेप्ट देखो कि कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं। कंपोनेंट्स ये बनाने हैं, ये थीटा था, इसके इधर का थीटा हो जाएगा, तो इधर का कंपोनेंट्स थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और इधर का टी साइन थीटा हो जाएगा। टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इसको। टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg यानी 5g को। टी कोस थीटा इक्वल्स टू 5g, टी कोस थीटा इक्वल्स टू 5g, और टी साइन थीटा इक्वल्स टू T1। बस इसके हिसाब से वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। क्लियर है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट लॉ में तो यही आती हैं बच्चे।
कितना ही कोशिश कर लो कम बनाने की, वीडियो लंबा बनता ही है, क्या करूँ, समझाना भी तो ज़रूरी है ना बच्चों को। ये मान लो √2 है, √2 kg है, ठीक है। फाइंड टेंशन, टेंशन निकालना है, टी का वैल्यू टेंशन निकालनी है दोनों स्ट्रिंग में, ठीक। अब मान लो ये T1 हो गया, एंगल बना हुआ है इससे 30 डिग्री का, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 30 डिग्री का। मान लो ये टेंशन T1 है, ये T2 है, ठीक है। इसका कंपोनेंट बना लेते हैं। अब इनका कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे, इसका भी तो कंपोनेंट बनेगा, ये भी तो 60 डिग्री का दिया हुआ एंगल, ये 60 का दिया हुआ मान लो, ठीक है। इन दोनों के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कंपोनेंट्स इसका पहले FBD बनाओ, पहले FBD T2 के हिसाब से बनाना है, √2g दोनों का ही बनेगा कंपोनेंट्स। तो इसका कंपोनेंट आएगा, FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, √2 है, ये √2 है। अब देखो T2 के साथ है तो ये ट्रायंगल नहीं बन गया, ये ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल बन गया, तो थीटा के साथ वाला क्या होगा, T2 कोस थीटा, T2 कोस थीटा होगा ना ये थीटा के साथ वाला। और ये क्या होगा, T साइन थीटा, T2 साइन थीटा, ठीक है। यानी कि इसका क्या बन गई, T2 कोस थीटा, T2 कोस थीटा, T2 कोस थीटा, और ये बन गया इसका T2 साइन थीटा, ये √2g। क्लियर है, इसके तो कंपोनेंट्स बन गया, ये तो हो गया। अब इसके आ जाओ, ये T1 है तो T1 साइन थीटा ये बन जाएगा, और T1 कोस थीटा ये बन जाएगा, ये वाला। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, कंपोनेंट्स बनाने ज़रूरी है ना। तो ये T1 कोस थीटा, T1 कोस थीटा, थीटा कितना है, थीटा लिखते जाओ, थीटा में गड़बड़ हो जाएगी, दो थीटा है ना इधर। इसका था कोस 37, इसका है कोस 60, इसका है 37, ठीक है। और यहाँ से कितना बन जाएगा, T1 साइन 60, ठीक है बच्चों, ये बन गया इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब देखो ये इस तरफ वाली कौन सी बैलेंस हो रही है, ये वाली हो रही है, यानी कि T2 कोस, सारा खेल FBD का है बच्चों, देख लो, T1 कोस 60 डिग्री, कोस 37 क्या होगा, ये 37 के सामने वाला 3 होता है, ये 5 और ये 4, क्या हो गया 3/4 हो गया, क्या B/H होता है, B/H 4/5 हो गया कोस 37, T2 इंटू 4/5 हो जाएगा, इक्वल्स टू T1 कोस 60, T1 कोस 60 क्या होता है, मेरे ख्याल से साइन 60 √3/2 होता है, कोस 60 1/2 होता होगा, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। 1/2 इस तरफ चल जाएगा, T/2 आ गया ना, T/2, यानी कि T1/2 इक्वल्स टू T1/2, ये 1/2 उधर ले आओ ना, सीधा सीधा बन जाएगा, T2 इंटू 2 इधर लेगा तो 8/5 इक्वल्स टू T1, ये T1 की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आ गया। और अब इसको बैलेंस करो बच्चों, T2 साइन थीटा, T2 साइन 37, साइन 37 की वैल्यू निकालो, साइन 37 पहले लिख लेते हैं, साइन 37, T1 साइन 37
कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ घोटाला हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया भाई, गड़बड़। दोबारा करते हैं। देखो ये और ये एक ही डायरेक्शन में ये जुड़ जाएंगे। T1 T2 sin 37, मैं भी कहूँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, प्लस T1 दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे ना, sin 60। ठीक है, हो गया। ये किसके इक्वल है? √2g। अब ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में ही है। ओहो, वो तो ठीक था। cos 37 क्या था हमारा? 4/5 इक्वल्स टू था T1 8/5 हो गया था ये। ठीक है, ये 8/5, ये रिलेशन तो ठीक निकाल दिया था हमने। 8/5 हो गया था T1 निकल के आया था, इतना निकल के आया था हमारा। ठीक है, सही था। आज दिमाग पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो आगे क्या हो जाएगा बच्चों? T2 sin 37 क्या था? देखो उधर sin 37 sin P/H होता है 3/5 प्लस T1 sin 60 क्या होगा? √3/2 इक्वल्स टू √2 × 10। ठीक है, अब T1 की जगह ये पुट कर दो, T2 की वैल्यू निकल जाएगी। T2 3/5 प्लस T1 की जगह क्या है? T2 8/5 इंटू √3/2, 2 से 4 मर गया। ठीक, इक्वल्स टू 10√2। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इससे कैलकुलेट कर लेना T2, इससे हो जाएगा T2 3/5 T2 प्लस √3/5 T2 इक्वल्स टू 10√2। ये आ जाएगा। इधर से हमको T2 मिल जाएगी, T2 की वैल्यू उसमें पुट कर लेना तो T1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे T2 कॉमन निकाल लेना, ये दोनों को ऐड करके फिर ये इसकी इक्वेट रख देना। क्लियर है? इससे T2 की वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? देख लो एक बार। चलो, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों, तो बस अब एक पैटर्न और करवा देता हूँ, बाकी हम बाद में देख लेंगे कल। ठीक है, बाकी आप लोगों को वो करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन वाला और कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये कोई मास m रखा है, ठीक है, और स्ट्रिंग से बंधा है, मास m। फाइंड टेंशन। इसको कैसे करेंगे? देखो बच्चों, ये थीटा है, ये थीटा है हमारा, ये क्या होगा? mg। ठीक है, ये mg होगा, ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा नहीं होगा? 90 माइनस थीटा होगा, तो mg के साथ थीटा बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो इसको ना लेकर हम क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट्स को लेंगे, तो यानी कि इसके 90 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा। देखो क्लियर है? mg साइन थीटा, और ये क्या होगा? mg कोस थीटा। थीटा के साथ वाला कोस थीटा होता है, mg कोस थीटा। ठीक है बच्चों, FBD बनाएं, मान लो FBD बनाते हैं, ये m हो गया, ये क्या हो गया? mg कोस थीटा, और ये क्या हो गया? mg साइन थीटा।
एम जी कोस थीटा, ये हो गया एम जी साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो गया, टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, और यहाँ पे क्या लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे कॉन्टैक्ट है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। बस कर दो इक्वेट, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, n इक्वल्स टू है एम जी कोस थीटा और t इक्वल्स टू है एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो एम जी कोस थीटा यानी कि m इंटू जी, m कितना है, m कितना है बच्चों, देखो m नॉर्मल रिएक्शन भी निकालो, कह दे हो m कितना है, m स्मॉल m ही लेके चल रहे हैं, m को मान लो 2 kg मान लो, 2 मान लो, चलो 2 इंटू 10 इंटू कोस थीटा, थीटा कितना है, थीटा मान लो 30 डिग्री मान लो, थीटा गिवन है 30 डिग्री मान लो, तो कोस 60 मान लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और क्या, वीडियो बड़ा थोड़ी बनाना हमें। ठीक है, 820 इंटू कोस 60 क्या होता है, 1/2 यानी कि 10 न्यूटन आ गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और टेंशन पूछा जाए तो टेंशन एम जी साइन थीटा यानी कि m कितना है, 2 माना ना, हाँ, g कितना है 10 साइन थीटा, साइन 60 कितना होगा, √3/2, 5 10√3, ये हमारा टेंशन आ जाएगा। क्लियर, ऐसे करते हैं इंक्लाइन प्लेन का। कंपोनेंट्स बनाने आने चाहिए, एफबीडी बनाना आना चाहिए, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस बच्चों, अब वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सेकंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए किसी भी तरह से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।